देखिए, हम लोग तो 3 दिन से लगातार आपके साथ में संवाद करते रहे हैं और सारी जानकारी आपको भी हो चुकी है। आप लोग मेरे कई अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर साथी। मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है, चौथा स्तंभ कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, ऐसा मुझे भी 40-42 साल में पार्लियामेंट में आया हूँ, 80 से, तब से हूँ 42 साल से। तो केंद्रीय मंत्री भी रह लिए, पीसीसी प्रेसिडेंट रह लिए, एआईसीसी में रह लिए, मुख्यमंत्री तीसरी बार बन गए। मेरा मानना है कि जो कांग्रेस के शासन में लगभग 70 साल तक जो देश का स्वर्णिम इतिहास बना, आधुनिक भारत जो दिख रहा है, आज़ादी के वक्त क्या था, आज क्या है, आपको मालूम है। पर ये 8 साल का काला अध्याय है इतिहास में। इस 8 साल के इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, पूरे देशवासी बहुत दुखी हैं, तनाव में हैं। आप विश्वास कीजिए, गली गली में तनाव है देश के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं, छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी 200, 400, 500 लोग तो आराम से आक्रोशित होकर नारे लगा रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ऐसा माहौल विस्फोटक बन गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो कहा लंदन में कि केरोसिन छिड़क दिया गया है, इस बात को मैं समझता हूँ कि हम सबको समझ जाना चाहिए उनके मायने क्या थे। और वही हो रहा है, वही हो रहा। अभी दंगे बढ़ के आपने देखा, रामनवमी पे 7 राज्यों में दंगे भड़क गए। एक ही ट्रेंड है सब जगह। अभी जो शुक्रवार की नमाज पढ़ी गई तो जुलूस निकले, बड़े बड़े दंगे हो गए कई जगह। ये तमाम बातें जो है देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टियां मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलेट किया है सुरजेवाला जी, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है, वो तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया, आज़ादी की जंग के अंदर लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस जमाने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में। इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेजों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे हैं, रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए। और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपये दिए गए, 100 किस्तों में। 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। अब बताइए, 100 किस्तों में कभी 2 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 15 करोड़ दिए होंगे। कभी ये अखबार रिवाइव होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मिस्टर भार्गव थे जयपुर के अंदर, 15 साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनको, 15 साल से, तब भी वो जुड़े हुए रहे वहाँ पर। अखबार पूरी तरह चल नहीं पा रहा था। अगर हम अपने अखबार को
और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस की पॉलिसी प्रोग्राम को कोई आगे बढ़ाएगा तो उसको कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी इमदाद कर सकती है। हो सकता है कि 5 जननी और जो अखबार निकलते हैं बीजेपी के, इनको भी सपोर्ट करा होगा बीजेपी, हमें नहीं मालूम है, वो कर सकते हैं। इस रूप में ये अखबार को वापस रिवाइव करने का एक अटेम्प्ट किया गया। नॉन प्रॉफिटेबल कमेटी बनाई गई जिसमें 1 रुपया भी, जो डायरेक्टर है उसके अंदर, जिसमें सोनिया जी भी आती है, राहुल जी भी आते हैं, 1 रुपया भी लाभांश का ले नहीं सकते। वो कानून ही ऐसा है, लिक्विडेट भी हो जाती अगर मान लीजिए यंग इंडिया, तब भी प्रॉपर्टी एजीएल के नाम से है, 1 रुपया ले नहीं सकते, लाभांश ले नहीं सकते, वो कंपनी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई? तो ये हालात अभी आपको सब मेरे साथी बताएंगे। मैं खाली आपको कहना चाहूँगा जो सिनेरियो बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। आज मुझे बताइए, हम एआईसी में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजीली आने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर, अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर में जाने से किसी रोका गया है क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते। ये पहली बार देख रहे हैं। तो दिल्ली में कोई आ रहे हैं बाहर से तो रास्ते में अरेस्ट कर रहे हैं। पूरा कल जाम लगा रखा था, खुद नहीं बदनाम कांग्रेस हो गई, राहुल गांधी जी के समर्थन में एटलीस्ट जाम लग गया। ये जो हालात बने, इससे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें सोचना पड़ेगा कि देश की दिशा में जा रहा। मैंने टाइम मांगा ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, और तो और सीबीडीटी चेयरमैन से, इनकम टैक्स के, कि तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी, हमें गर्व है तीनों एजेंसियों पर। उनके जो स्थिति बनी देश के अंदर, क्रेडिबिलिटी कम हुई है। लोग क्या सोचते हैं? एक नागरिक के नाते, एक मुख्यमंत्री के नाते मैंने कहा मैं आपसे आगे मिलना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा मेरी भावना क्या, देशवासी क्या सोचते मेरे हिसाब से। सुनने में क्या दिक्कत थी? पुलिस कमिश्नर से टाइम मांग रहे हैं यहाँ पर, भाई आप एआईसीसी में आने से क्यों रोक रहे हो? पुलिस कमिश्नर टाइम नहीं दे रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस शासन के अंदर हमेशा जब कभी बीजेपी वाले, कोई पार्टी वाले टाइम मांगते थे, बिना कांग्रेस को पूछे हुए टाइम मिलता था। कलेक्टर हो, एसपी हो, डीजी हो या कोई भी हो, क्योंकि फैसला करना उसके हाथ में है। खाली सुनने तो है आपको खाली सुनना है। आप उसके बाद में अपनी बात पे अड़ंग रहो, कौन आपको रोक सकता है? आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग। ये कहाँ की प्रक्रिया भाई है? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए कहने को 1000 बातें हैं। खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि ईडी के जो नोटिस दिए गए हैं, ये तंग करने के लिए दिए गए, टारगेट करके दिए जा रहे हैं, और देशवासी देख रहा है, समझ रहा है, सुन रहा है। इंदिरा जी को भी जेल में डाल दिया था इन्हीं लोगों ने। आज जो सत्ता में है ये भागीदार थे उस वक्त में जनता पार्टी के शासन के अंदर, नहीं भूलना चाहिए। जो मुरारी भाई देसाई बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, इनके दबाव में मुरारी भाई देसाई को, गृह मंत्री को फैसला करना पड़ा। इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया, पार्लियामेंट जीती हुई थी बाई इलेक्शन, जेल भेज दिया उनको। पूरे देश के अंदर जेल भरो अभियान हुए थे उस वक्त में, हम लोग सब जेल गए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग, इनके भारी पड़ेगी। जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को, और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बॉर्डर चल रहा है एक के यहाँ पर, कहीं वो बॉर्डर और किसी का घर चल सकता है। ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं है। किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। कानून है, संविधान है, उसे देश चलता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि आज हम लोग जो बैठे हैं, आपको ये सभी मेरे साथी अपनी बात कहेंगे। आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल मैंने कहा एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियाँ मांग करती है आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 13 पार्टियों ने उनसे मांग करी,
परसों और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मांग के अलावा, कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे हुए कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है रात को सोते वक्त में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। देखिए पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस पर उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को, ये समझ के परे है। देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सवाल सर ये है मेरे आदरणीय मित्र का कि अब सब चीज़ों पर पाबंदी चौतरफा लगा दी गई है, तो भविष्य का फिर रास्ता क्या है? ये देखिए डेमोक्रेसी है, हम तो अहिंसा को आधार बना के सत्याग्रह रखे हुए हैं। और वक्त वक्त पे जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने टाइम मांगा पुलिस कमिश्नर से या ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से, चेयरमैन सीबीडीटी के, कोई मामूली बात नहीं है। मिलने ही तो था खाली, उसके बाद में ही फैसला वही करते जो उनको करना था। आप मिलने का टाइम नहीं दो, ये तो पहली बार हो रहा देश के अंदर। कितने डेलीगेशन मिले होंगे बीजेपी के, जनसंघ के और पार्टियों के, किसी ने मना नहीं किया आज तक। पर जो हालात बन गए इसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो किसी से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना, ये तय हमारी पार्टी करेगी। पर हम इसको लगातार अपनी बात कहते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्य इस बात का है कि इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हो, हिम्मत कैसे हो रही है? इनका दुस्साहस है, ये दुस्साहस है, इनको भारी पड़ेगा। हर नागरिक देख रहा है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने हेडक्वार्टर पे जाने रोक रहे हैं, पहली बार हो। पता नहीं कौन गाइड कर रहा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये समझ के परे हमारे तो है। इतना सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो, उनको नहीं मालूम है कि ये इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है। कैसे हम रोक सकते हैं इनको? हाँ, 144 लगी हुई है, उस ढंग से आप बिहेव करो, वो तोड़ रहे आप अरेस्ट करो हम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेडक्वार्टर पे एंट्री बंद कर दिया आपने, बाहर नहीं निकल सकता व्यक्ति। क्या तरीका, पहली बार देख रहे हैं हम लोग। इसका माकूल जवाब दिया जाएगा।